हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लेकर के आ गए हैं दोस्तों आप सभी का बिहार शिक्षक बहाली का सामाजिक विज्ञान। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान आपका क्लास 9 और 10 पूरी तैयारी चल रही है सामाजिक विज्ञान की। अगर अभी तक आप हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और एनसीईआरटी पूरा आप लोग को लाइन बाई लाइन करवाया जा रहा है और पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोग को करवाया जा रहा है। जी हाँ, और ये चैप्टर नंबर है आपका 9-10। जी हाँ, आज दोस्तों होने वाला है आपका हिस्ट्री का। और हिस्ट्री का आपका क्लास 7 है ना, हिस्ट्री का क्लास 6 तक आप लोग को पूरा करवा दिया गया है और क्लास 7 अभी आ गए हैं हम। 7 में चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 आज 2 चैप्टर करेंगे। और यहाँ पर लगभग आज दोस्तों 100 प्रश्न करने वाले हैं, 60 नहीं, लगभग हम लोग 100 सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। बहुत सारा सवाल हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। 9 PM में आपके डेली लाइव चलती है ना, डेली 9 PM से लाइव चलती है सामाजिक विज्ञान की। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको दे दिया गया है 7857824310। यहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे जितने भी क्लास हुए हैं, है ना। और डेली आपकी 9 PM से क्लास चल रही है। अभी हिस्ट्री 7 चल रहा है आपका। ज्योग्राफी में दोस्तों, ज्योग्राफी में आप लोग का 6, 7, 8, 9 और 10 तक पूरा करवा दिया गया है लाइन बाई लाइन। उसका नोट्स भी और उसका क्वेश्चन आंसर भी सारा चीज़ करवा दिया गया है। तो यहाँ पर अभी चैप्टर 9 हम लोग हिस्ट्री का करने वाले हैं और ये चैप्टर है आपका क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और दोस्तों एग्ज़ाम में आपका एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। ये 9-10 के लिए तो है ही, इसके अलावे जो आपका 1 to 5 हैं उनके लिए भी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। 1 to 5 के लिए भी ये हिस्ट्री दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि उसमें समान अध्ययन तो पूछा जाएगा, क्योंकि 1 to 5 में तो आपका 120 नंबर का पूछा जाएगा, उसमें तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, है ना। तो 100 नंबर लगभग आपको समान अध्ययन से ही रहेगा, जिसमें आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, हिस्ट्री है, आपका सामाजिक अध्ययन है, ज्योग्राफी है ना, मैथ भी उसमें कुछ है, कुछ रीजनिंग भी है आपका, सारे चीज़ है आपका। तो उनके लिए भी ये हो जाएगा यहाँ से। तो ये नंबर है जहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं और यहीं पर आपको दोस्तों सारे PDF नोट्स आपको उपलब्ध होगा, है ना। तो PDF नोट्स के लिए भी मात्र 499 हमारे यहाँ चार्ज है। गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं 499 और आपको फिर सारे PDF नोट्स मिल जाएगा। तो ये नंबर है जहाँ आपको दोस्तों सारा पेमेंट करना पड़ेगा, है ना, 7857824310 पर। और जो भी पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसी नंबर व्हाट्सएप पर भेज देंगे, जहां आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा पर्सनली, है ना। अभी जितना हुआ है वो आपको पर्सनली मिल जाएगा, फिर डेली वाइज जैसे जैसे क्लास होती जाएगी आपको फिर ग्रुप में दिया जाएगा और ग्रुप से आप आराम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे वो निकाल भी सकते हैं, है ना। तो कैसे भी आप अपना उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पहला सवाल पार्ट 1 का, है ना। फटाफट आप लोग जवाब देते चलिएगा, ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग को फिर आंसर करते हुए चलते चलेंगे। आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा, है ना, 10 सेकेंड आपके पास टाइम रहेगा। उसके बाद आपको कमेंट में अपना जवाब देते चलना है। प्रश्न है कि मणि प्रवालम, है ना, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी हाँ, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो हीरा है, मूंगा है, सोना है या A और B दोनों है ना। यानी कि क ख का मतलब A और B दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए, अच्छा यहाँ पर आंसर दिख रहा था ना, आंसर मैं थोड़ा सा यहाँ पर ढक देता हूँ क्योंकि सबका आंसर मैं दे दिया हूँ नीचे, है ना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका D नंबर, यानी कि A भी हो जाएगा दोस्तों और आपका B भी हो जाएगा। यानी कि मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा आपका, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका D नंबर हो जाएगा। फटाफट आप लोग अपना अपना कमेंट करते चलिए। 9 बज गई है, 9 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। ये है आपका हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 और 10 भी यहाँ पर करने वाला है ना। 9 और 10 दोनों यहाँ पर अभी करने वाले हैं हम लोग। चलिए दूसरा दूसरा प्रश्न है कि जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो इसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक या घर का मालिक या सेवा या कर्मचारी। तो इसका अर्थ होता है दुनिया का मालिक। ऑप्शन नंबर आपका A बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है। जगन्नाथ जो है ये किसका पर्यायवाची है। शिव का, विष्णु का, ब्रह्मा का या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक या कोई नहीं। क्या होगा थर्ड का। जो जगन्नाथ है ये किसका पर्यायवाची है। तो ये विष्णु का पर्यायवाची है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका B बिल्कुल सही हो जाएगा, विष्णु का पर्यायवाची। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 4 नंबर। आप लोग अपना अपना जवाब देते चलिएगा, है ना।
4 नंबर प्रश्न है कि कथक, कथक जो शब्द है ये किस शब्द से निकला है ना। कथक किस शब्द से निकला है, कथ से निकला है, कथ्या से निकला है, कथक से निकला है या कथखा से निकला है। तो कथक जो शब्द निकला है दोस्तों ये कथ से निकला है ना, और कथ का मतलब होता है कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर सवाल है। ये जितने सवाल है आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, है ना। बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, है ना। सारा एनसीईआरटी से छापना, उसको टाइपिंग करना। तो प्लीज़ दोस्तों सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल सके। आज देखिए 3 बजे से आपकी समान अध्ययन की क्लास हुई थी ना, वहाँ लगभग 200, 250, 300 सवाल आप लोग को करवाया गया, है ना। ज़बरदस्त वहाँ पर आपका चला था आपका डिस्कशन, है ना। तो डेली 3 बजे से आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 1 to 5 के लिए तो रामबाण है ना। 1 to 5 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 1 to 12 के लिए है, लेकिन सबसे ज़्यादा 1 to 5 के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि कथक किन 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला था। ये जो कथक जो नृत्य है ना, कथक जो डांस है दोस्तों, ये किन 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला था। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना या क और ख दोनों। 5 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जयपुर घराना और लखनऊ घराना, ये दोनों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कथक जो है ये उत्तर भारत का आपका है ना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर की कौन से नृत्य रूप है जिन्हें शास्त्रीय माना जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी या उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है, ये शास्त्रीय नृत्य है ना। कथकली जो है ये केरल का है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा कथक अगर दे दिया जाए, है ना, तो कथक दोस्तों उत्तर भारत का है। ओडिसी जो है ओडिशा का है। तो ये शास्त्रीय नृत्य है आपके, याद रखना है, सभी पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा डी नंबर आपका। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, बंगाल के लोगों की भाषा कौन सी थी, है ना। बंगाल के जो लोग थे इसकी भाषा कौन सी थी। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, बंगाल के लोगों की भाषा अवधी थी, या फिर आपका ऑप्शन है आपका फारसी, बंगाली या अंग्रेजी। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका बंगाल के लोगों का बंगाली भाषा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 8 नंबर। 8 नंबर है कि कौन से लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो वो कौन से लोग थे जो संस्कृत से उपजी हुई भाषा को नहीं बोलते थे। ऑप्शन है बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या अवध। 8 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि बंगाल। 9 नंबर सवाल चलते हैं आपका कि बंगाली का उदय किस भाषा से हुआ है ना। बंगाली का जो उदय हुआ है ये किस भाषा से हुआ है, फारसी से, अंग्रेजी से, बंगाली से या संस्कृत से। तो बंगाली का जो उदय हुआ है दोस्तों ये संस्कृत से ही हुआ है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका 9 का। ठीक है, आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा फटाफट, ताकि कमेंट करने से आप लोग को याद हो जाएगा थोड़ा सा। अगला प्रश्न है 10 नंबर की 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बंगाल पर किसका शासन रहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 14वीं से 16वीं तक दोस्तों बंगाल पर जो शासन रहा था ये रहा था आपका अंग्रेजों का शासन, है ना। किसका शासन था, तो अंग्रेजों का। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल अच्छा नहीं, 14वीं से 16वीं तक पूछ रहा था ना, तो ये अंग्रेज नहीं होगा दोस्तों। ये 14वीं से 16वीं तो आपका 16वीं तो एक बात तो अंग्रेज आया था ना, तो ये आंसर हो जाएगा सुल्तानों का शासक था ना। सुल्तानों का शासक था, अंग्रेज कैसे हो जाएगा, है ना। 14वीं से 16वीं ने करा था, तो 14 से 16 में आपका आंसर ये हो जाएगा आपका सुल्तानों का शासक था आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोत से प्राप्त हुआ है। गैर संस्कृत शब्दों का विशाल भंडार किन भाषाओं के स्रोतों से प्राप्त हुआ है। जनजातीय भाषा, फारसी भाषा, यूरोपीय भाषा या उपयुक्त सभी। 11 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि मांगलिक शब्द का क्या अर्थ है ना। मांगलिक शब्द का क्या अर्थ होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है, या फिर अपशगुन होता है या विशुभ होता है। तो मांगलिक का जो अर्थ होता है वो शुभ होता है आपका, है ना। मांगलिक का अर्थ होता है शुभ, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर की बंगाल में मंदिर किन चीज़ों के बने हुए थे, है ना। तो बंगाल में जो मंदिर बने हुए थे वो किन चीज़ों के थे। तो साधारण चीज़ें की थी, या फिर मिट्टी के गारे की थी, या फिर दोनों हो जाएगा, या कोई नहीं हो जाएगा। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका दोस्तों, साधारण चीज़ और मिट्टी के गारे के बने हुए थे बंगाल में मंदिर।
अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर, मंदिरों की बाहरी दीवारें किन से सजी होती थी, है ना। मंदिरों के जो बाहरी दीवारें होती थी वो किन से सजी होती थी, चित्रकारियों से, या फिर आपका सजावटी स्टाइलों से, या मिट्टी की पट्टियों से, या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका 14 का आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, है ना। इन सभी चीज़ों से सजावट होता था आपका। अगला प्रश्न है पार्ट 2, है ना। पार्ट 1 यहाँ पर आपका समाप्त होता है चैप्टर 9 का, है ना। तो आप लोग अभी पार्ट 1 में देखिए कितना सवाल, देखिए 14 प्रश्न, देखिए 14 में कितना सही किए दोस्तों आप लोग, है ना। आप लोग अपना अपना कमेंट भी करते चलिएगा कि आपने कितना सही किया है टोटल, है ना। पार्ट 2 का पहला सवाल है कि बंगाल में अधिकतर क्या पाया जाता है। बंगाल में अधिकतर क्या पाया जाता है, मछली, धान। तो देखिए बंगाल में मछली बहुत ज़्यादा होता है ना, और मछली भी, धान भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा, भारत में धान अगर पूछा जाए तो आपका बंगाल में ही होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और जितने लोग दोस्तों आ गए हैं ना, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, है ना। एक बार लाइक कर देना है। 9 PM से आपकी डेली क्लास चलती है, ये चल रहा है आपका NCERT, है ना। NCERT हिस्ट्री चल रहा है, और हिस्ट्री का क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है अभी। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर की, बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ कौन सा है। तो 13वीं शताब्दी का पूछ रहा है, संस्कृत ग्रंथ पूछ रहा है, कौन सा है। बृहद धर्म पुराण, या फिर महाभारत, रामायण, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद, रामायण, महाभारत तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर दोस्तों स्थित है ना। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो नहीं ये महाराष्ट्र में है, नहीं आपका तमिलनाडु में, और नहीं कर्नाटक में है ना। जगन्नाथ मंदिर आप लोग गए होंगे पुरी में, है ना। कहाँ है, पूरी उड़ीसा में है, भगवान जगन्नाथ को ये समर्पित है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है। इसका जो आपका नोट्स मिलने वाला है वो ग्रुप में मिल जाएगा दोस्तों, है ना। इसका नोट्स आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में, है ना। तो कथक जो है ये उत्तर भारत का है, आपको सबको पता होगा कि कथक जो लोक नृत्य है दोस्तों ये उत्तर भारत का है ना। दक्षिण भारत के और भी है, कथकली है, आपका मोहिनी अट्टम है ना, बहुत सारा है आपका दक्षिण भारत का। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 5 नंबर, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है भरतनाट्यम, और मैंने अभी बताया कि भरतनाट्यम जो है ये आपका हो जाएगा कहाँ का, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, है ना। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल अभी आपको करवाने हैं, समय आपके पास है नहीं, है ना, और ना ही मेरे पास समय है। तो जितना ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का रिवीजन हम लोग करते चले। और ये NCERT है ना, अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। केरल का कथकली, है ना, केरल कहाँ का है, कथकली। और उड़ीसा का क्या है, ओडिसी है, याद रखिएगा। अगला है कि रामचरितमानस किसकी रचना है ना। रामचरित जो मानस है दोस्तों ये किसकी रचना है, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर है आपके पास कि तुलसीदास, रामदास, कबीरदास या रहीमदास। तो रामचरितमानस जो है ये तुलसीदास जी का है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि सूरसागर या फिर सुरसावली या फिर साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो ये जो पुस्तकें हैं ये किसकी रचना है, आपका सूरसागर, सुरसावली या साहित्य लहरी। तो आंसर हो जाएगा आपका सूरदास की, है ना। ये किसकी है दोस्तों, तो सूरदास की है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 नंबर सवाल है कि पंचवानी और बीजक, बहुत बार पूछा गया सवाल है कि बीजक और पंचवानी ये किसकी रचना है। तो कबीरदास की, तुलसीदास की, रविदास की या फिर सूरदास की। तो पंचवानी और बीजक जो है दोस्तों ये हो जाएगा आपका कबीरदास का, है ना। किनका है, कबीर दास का, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर सवाल है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कहाँ हुआ था। कई बार पूछा गया सवाल है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है आपका दिल्ली, है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर है कि गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। गुरुमुखी लिपि, जैसे कि हमारा लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है ना, हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं। तो गुरुमुखी जो लिपि थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी,
11 का आंसर हो जाएगा आपका गुरु अंगद के द्वारा, है ना, गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु अंगद के द्वारा। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 9 का महत्वपूर्ण सवाल। अब हम लोग चलते हैं क्लास 10 में, है ना, क्लास 10 में अब हम लोग चलते हैं। क्लास 10 में हम यहाँ पर बहुत सारा सवाल यहाँ पर आप सभी के लिए लाए हैं, है ना, लगभग यहाँ पर दोस्तों आपका 50 से 60 सवाल अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्लास 10 जो हमारा है वो है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, और इसमें अभी 50 से 60 सवाल यहाँ पर अभी हम लोग महत्वपूर्ण करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना है, उसके बाद ही यहाँ से जाना है ना। आपको बहुत कुछ यहाँ पर ले करके जाइएगा, टेंशन मत लीजिए, आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मात्र अभी 499 चार्ज है, जहाँ पर आपको सारे PDF नोट्स मिल जाएगा, आपका 1 to 5 और दोस्तों 1 to 5 और आपका 9 10th, है ना, दोनों के लिए एक ही चार्ज है। तो जो आपका तैयारी कर रहे होंगे यहाँ पर आप जुड़ जाना है ना, इतना चार्ज में ही आपको सारा चीज़ हो जाएगा। आपका अलग से किसी भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, कोई मंथली चार्ज नहीं है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है, इतना कम में दोस्तों आपको कोई नहीं करवा सकता, इतने अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज सबसे बड़ी चीज़ है, कोई नहीं करवाता है ना। बस जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठा लिया आपको मार्केट से और आप लोग को करवा रहा है बस, है ना। NCERT बुक से कौन करवा रहा है, कोई नहीं। चलिए, पहला सवाल है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो आपको पता है कि पानीपत की 3 लड़ाई होती है ना, आपको 1526, 1556 और 1761 में, तो 3 लड़ाई होती है पानीपत की, है ना। तो तीसरी लड़ाई जो हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था 1761 ईस्वी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये NCERT आपके लिए ही सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम में। नादिर शाह कहाँ का शासक था, ईरान का था, इराक का था, अफगानिस्तान का था या तुर्क का था। देखिए, नादिर शाह जो था दोस्तों ये हो जाएगा ईरान का शासक था। कहाँ का था, ईरान का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था। तो नादिर शाह जो था दिल्ली पर आक्रमण किया था दोस्तों 1739 ईस्वी में, है ना। कब किया था, 1739 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मैं देखिए फास्ट चल रहा हूँ, है ना, तो आपको भी इसी प्रकार से एकदम फास्ट रहना है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कह रहा है, 4 नंबर सवाल है कि अहमद शाह अब्दाली ने उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो अहमद शाह अब्दाली उत्तर भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो ये दोस्तों आक्रमण किया था 5 बार, है ना। कितनी बार आक्रमण किया था, 5 बार आक्रमण किया था, है ना। और महमूद गजनवी कितनी बार किया था, तो 17 बार किया था। अगला प्रश्न है कि मुर्शिद कुली खान कहाँ का संस्थापक था। तो मुर्शिद कुली खान जो था दोस्तों ये कहाँ का था, तो ये था आपका बंगाल का, है ना। ये कहाँ का संस्थापक था, तो ये था आपका बंगाल का संस्थापक। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका 5 का हो गया, आपका 6 चलते हैं। राजा जय सिंह कहाँ के राजा थे। राजा जय सिंह जो थे ये कहाँ के राजा थे, जयपुर, राजस्थान, जोधपुर या अजमेर। तो ये थे आपको जयपुर के राजा। कहाँ के थे दोस्तों, तो ये जयपुर के राजा थे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी, है ना। हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद राज्य की जो स्थापना किए थे वो किसने किए थे, तो निजाम उल मुल्क आसफ के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, निजाम उल मुल्क आसफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका मेहरगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है। मेहरगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, मेहरगढ़ का किला जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपका जोधपुर में, है ना। कहाँ हो जाएगा, तो ये जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर की फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांति है, आपको क्लास 9 में पढ़ने को मिलेगा आपको, है ना। तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई 16वां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर। 10 नंबर सवाल कह रहा है कि अवध राज्य के संस्थापक कौन थे। तो अवध राज्य के संस्थापक कौन थे बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सआदत खां, है ना। सआदत खान जो थे इसके संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, आप लोग इसका जवाब दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेता हूँ। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराने मुगल प्रांतों से
जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से प्रमुख राज्य कौन से थे। ठीक है, तो पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें प्रमुख राज्य जो थे वो आंसर हो जाएगा अवध था, बंगाल और हैदराबाद, तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर। 11 नंबर सवाल है कि अवध प्रदेश किस नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो अवध प्रदेश किस नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, तो आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी, है ना। गंगा नदी हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गंगा नदी। नेक्स्ट है गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है ना, याद रखिएगा गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रश्न है 13 नंबर की किसके नेतृत्व में बंगाल मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। तो मुगल नियंत्रण से अलग हो गया जो बंगाल दोस्तों, वो खान मुर्शिद कुली खान, है ना, मुर्शिद कुली खान के नेतृत्व में, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका पार्ट 2। तो यहाँ पर पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। ये क्लास 10 है आपका, सॉरी क्लास 7 है और चैप्टर नंबर 10 है ना। क्लास 7 चैप्टर 10 चल रहा है आपका हिस्ट्री का, आपका ठीक है, हिस्ट्री का चल रहा है। देखिए ज्योग्राफी का आप लोग दोस्तों करवा दिया गया है। ज्योग्राफी में बार बार कहते रहता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो उसको रिवीजन आप जरूर करिएगा ना, छोड़िएगा मत, लेकिन छोड़ दीजिएगा ना तो सारा आप जीरो हो जाएगा। बहुत मेहनत लगा था ज्योग्राफी हम लोग को करवाने में, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से करवाया गया है। उतना अच्छा तरीका से आपको कोई नहीं करवा सकता, है ना। लाइन बाई लाइन पढ़ा करके, लाइन बाई लाइन उसका क्वेश्चन आंसर लिखवा करके, है ना, उसका सारा नोट्स आप लोग को बता दिया गया था कौन कौन क्वेश्चन आने वाला है। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करवाया गया आपको चैप्टर वाइज 6 से लेकर के 10 क्लास तक। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए, तो पहला प्रश्न है पार्ट 2 का कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिल गई थी, है ना। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को दोस्तों कहाँ की सूबेदारी मिल गई थी, तो पार्ट 2 का पहला सवाल है और इसका ऑप्शन आपको दिया गया है गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल। तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, है ना। गुजरात को इसको मिला था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है गुजरात की सूबेदारी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दूसरा नंबर, कह रहा है जोधपुर राजघराने ने किसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो जोधपुर राजघराने दोस्तों ये नागौर को जीत करके अपने राज्य में मिला लिया था, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलिए जी अगला प्रश्न है आपका। बहुत गर्मी दोस्तों है, आप लोग भी अच्छा से रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, अपना पढ़ाई भी करते रहना है। ठीक है, प्रश्न है कि खालसा पंथ, है ना, खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, तो खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, तो गुरु गोविंद सिंह, है ना। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ होता है, पटना में। ठीक है, तो इसकी मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया, तो 3 का हो जाएगा आपका बंदा बहादुर ने, है ना, बंदा बहादुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि बंदा बहादुर जी को कब मार दिया गया, है ना। तो बंदा बहादुर जी की मृत्यु कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1716 ईस्वी, है ना। 1716 में इनको मार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी। तो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं को क्या कहते थे, तो इसको कहते थे दल खालसा, है ना। दल खालसा इसको कहा जाता था, दल खालसा, याद रखिएगा दल खालसा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 6 नंबर। 6 नंबर सवाल है कि राखी व्यवस्था, है ना, राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना प्रतिशत के रूप में लिया जाता था ना, जो कर लिया जाता था वो कितना प्रतिशत लिया जाता था राखी व्यवस्था के अंतर्गत, तो ये लिया जाता था आपको 20%, है ना। कितना परसेंट, 20% लिया जाता था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर। 7 नंबर है कि महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके जिसे अपनी राजधानी बनाया वो कौन था। तो महाराजा रंजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके जिसे अपनी राजधानी बनाया वो था दोस्तों पंजाब, है ना। पंजाब को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर। 8 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1730 ईस्वी 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीपीय में कौन से कर वसूलने का अधिकार मिल गया। तो 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप में
कौन से कर वसूलने का अधिकार मिल गया? तो आंसर हो जाएगा आपका चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ये दोनों कर वसूलने का अधिकार मिला। तो ए और बी हमारा दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 9 नंबर सवाल कह रहा है कि किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो किस नेता के नेतृत्व में दोस्तों जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो चूड़ामन, सूरजमल, पृथ्वीराज चौहान या भान सिंह? तो किस नेता के नेतृत्व में? 9 का हो जाएगा चूड़ामन, है ना। चूड़ामन के नेतृत्व में ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर कि नादिर शाह ने कब दिल्ली पर हमला बोला था? बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कब बोला था ये बताइएगा। तो दिल्ली पर जो हमला बोला था 10 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1739 ईस्वी, है ना। 1739 ईस्वी में उन्होंने हमला बोला था। चलिए 11 नंबर सवाल है आपका। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाटों ने, है ना, 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? तो विशाल बाग महल कहाँ बनाया था? इसका ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन है दिग या दिल्ली या भरतपुर या आगरा, है ना। तो इसका जो बनाया गया था दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दिग में। दिग कहीं कहीं आपको डिग भी मिलेगा, तो दिग या डिग आप याद रखना है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका राजा जय सिंह कहाँ के सूबेदार थे? जी हाँ दोस्तों, तो राजा जय सिंह जो थे ये कहाँ के सूबेदार थे? ऑप्शन आपको है आगरा, है ना, या फिर आपका मालवा, या फिर आपका जोधपुर, या फिर आपका दोनों, या फिर आपका कोई नहीं। तो राजा जय सिंह कहाँ के थे दोस्तों? तो राजा जय सिंह हो जाएंगे आपके 12 का ऑप्शन नंबर डी। राजा जय सिंह कहाँ के सूबेदार रहे थे? तो ये आगरा के भी रहे थे, है ना, ये आगरा के भी थे और मालवा के भी थे। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोनों का हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न चलते हैं पार्ट 3, है ना। ये पार्ट 2 था और पार्ट 3 अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका पार्ट 3 में हम लोग लगभग 30 प्रश्न से ज़्यादा यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कब बोला था, है ना। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोला था, कब बोला था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1739 ईस्वी, है ना। नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कब बोला? 1739, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर है कि जाटों ने, है ना, जाटों ने अंबर, है ना, प्रश्न कह रहा है कि जाटों ने, है ना, जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल किस जगह बनाया था? तो एक विशाल जो बाग महल बनाया था वो बनाया था, ये सवाल भी मैंने अभी बताया था, दिग में बनाया था, यानी कि दिग यानी कि डिग, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं आपका 3rd नंबर दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जोधपुर के राजा, है ना, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिली थी? तो मैंने अभी बताया था कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली थी। कहाँ की? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1739 ईस्वी में, है ना, 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करते हुए लूटा था? तो 4 का हो जाएगा आपका 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत के किस जगह पर आक्रमण करके लूटा था? तो वो था आपका दिल्ली। कहाँ पर दोस्तों? दिल्ली, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो खालसा पंथ ने गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो 5 का आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर, है ना, बंदा बहादुर, ठीक है, बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिखों से संबंधित मिस्ल क्या थे दोस्तों? तो सिखों से संबंधित जो मिस्ल था, मिस्ल आखिर क्या था? तो योद्धाओं का समूह था, या फिर आपका कृषकों का समूह, या व्यापारियों का समूह, या धर्म का समूह? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका योद्धाओं का समूह था आपका मिस्ल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है आपका
7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है कि 1730 के दशक में मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीपीय में कौन से कर वसूलने का अधिकार मिल गया? जी हाँ, तो 1730 दशक में दोस्तों मराठा नरेश को दक्कन प्रायद्वीप में कौन से कर वसूलने का, तो चौथ और सरदेशमुखी दोनों हो जाएगा ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा ए और बी, है ना, 7 का। अगला प्रश्न है आपका कि बंदा बहादुर जी को कब मार दिया गया था? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1716 ईस्वी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ये मैंने अभी बता दिया था, इनकी मृत्यु 1716 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर सवाल कह रहा है कि किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो किस नेता के नेतृत्व में जाटों ने दोस्तों दिल्ली के पश्चिम क्षेत्रों में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था? तो 9 का आंसर हो जाएगा चूड़ामन, है ना, चूड़ामन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाए? तो विशाल बाग महल बनाए गए थे आपको दिग में, है ना, यानी कि दिग में बाग महल बनाया गया था, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 11 नंबर, कह रहा है कि जोधपुर राजघराने ने किसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो जोधपुर राजघराना दोस्तों किसको जीतकर मिला लिया था? तो आंसर हो जाएगा नागौर को, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नागौर को। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है कि राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लेते थे? तो इसको कितना लेते थे? तो 20% कर के रूप में लिया जाता था, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 13 नंबर, राजा जय सिंह कहाँ के सूबेदार थे? बताइए, राजा जय सिंह कहाँ के थे? आगरा के थे, मालवा के थे, जोधपुर के थे, कहाँ के थे? तो ये आगरा और मालवा दोनों के थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, है ना, बी, ए और बी। अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि मराठों के संदर्भ में, है ना, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन आपको सत्य है ये बताना है मराठों के संदर्भ में। कथन है दोस्तों कि शिवाजी ने एक अस्थायी राज्य की स्थापना शक्तिशाली योद्धा परिवारों की सहायता से की थी, है ना। और दूसरा कथन है कि मराठों ने 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया था। तो 14 का कौन सा यहाँ पर सही होगा ये बताना है आपको। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, है ना। इसको 1-2 बार आपको पढ़ना है, तब जाकर के धीरे धीरे दिमाग में ये सेट होगा। प्रश्न है आपका 15 नंबर की, किस जाट नेता के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? तो किस जाट नेता के दोस्तों राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा था? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सूरजमल, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सूरजमल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर सवाल कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है ना, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है आपको बताना है, ठीक है। कथन 1 है कि मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धि को हानि नहीं पहुंचाई। दूसरा है कि मराठों द्वारा नियंत्रित इलाके में वाणिज्य व्यापार पूरी तरह नष्ट हो गए थे। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। कौन सा यहाँ पर सही है दोस्तों बताना है। 16 का जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन जो कथन 1 दिया गया है, यानी कि मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास एवं समृद्धियों को हानि नहीं पहुंचाई, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन आपका गलत है ना, तो आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, 16 का ए नंबर, खाली आपका 1 सही है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17 नंबर सवाल है कि 1761 में, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर दूं, हाँ ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 1761 में मराठों की पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की पराजय का मुख्य कारण क्या था, ना। 1761 में आपका अफगान और मराठा के बीच में जो युद्ध होता है, तीसरा युद्ध पानीपत का, है ना, उसमें कह रहा है कि कौन सा यहाँ पर प्रमुख कारण था ना, प्रमुख कारण कौन सा है जो आपका सही है। तो कारण देख लीजिए, आपका ऑप्शन ए है कि मराठों के घुड़सवारों की संख्या कम होना, बी है कि अहमद शाह अब्दाली के द्वारा मराठाओं के प्रमुख योद्धाओं को अपने दल में शामिल करना, सी है मराठा सैनिकों का युद्ध क्षेत्र में बीमार पड़ जाना, या फिर आपका डी है कि मराठों के अन्य सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासकों का उनके खिलाफ हो जाना। तो कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही है ये आपको बताना है। 1761 में जो मराठा
के बीच जो पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 का डी नंबर आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 18 नंबर। सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए जितने सवाल है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक भी सवाल को मिस नहीं करना है और इसको अच्छे तरीके से एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और पीडीएफ मिल जाएगा तो पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं ना, तो वहाँ से भी आप इसको निकलवा के पढ़ सकते हैं, चाहे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे इच्छा है पढ़ सकते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा कि सिख शासक महाराजा रंजीत सिंह ने 1799 में किस जगह को अपनी राजधानी बनाया था? तो काबुल को बनाया था ना। आपका 19 का हो जाएगा, सॉरी काबुल नहीं दोस्तों, लाहौर है ना, काबुल नहीं लाहौर को बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाहौर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लाहौर को बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा ये 19 नंबर सवाल था ना, ये 19 का हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि लाहौर। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की? जी हाँ, तो 18वीं सदी में सिख नेता बंदा बहादुर ने किस क्षेत्र में अपने प्रशासन स्थापित की थी? तो 20 का आंसर क्या होगा? तो 20 का आप लोग ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से इसका जवाब दीजिए, है ना, 10 सेकेंड आपके पास समय है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज और यमुना के बीच वाले क्षेत्र को आपका, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बंदा बहादुर। अगला है नीचे दिए कथनों पर आपको ध्यान देना है और उसके अनुसार आपको इसका जवाब देना है 21 का। देखिए दोस्तों ये कथन है और नीचे आपका आंसर दिया गया है, तो यहाँ पर कौन से कथन सही है ये बताना है ना। 21 का कह रहा है कि 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमाएं तेजी से बढ़ी। दूसरा आपका कथन है कि मराठों ने उत्तर में राजस्थान, पंजाब और पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक तथा तेलुगु प्रदेशों को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लिया। अब ये दो कथन जो है, ये दोनों में से कौन सा कथन सही है ना, ये आपको बताना है कौन सा कथन ये सत्य है। तो दोस्तों इसका जो कथन है कथन 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन कथन 2 आपका सही नहीं है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा बिल्कुल, है ना, आंसर नंबर ए हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी आप पढ़िए, है ना, एनसीईआरटी बुक आप जरूर पढ़िए, मार्केट से भी खरीद सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, है ना। ऑनलाइन आपको कैसे एनसीईआरटी बुक मिलेगा? तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा, है ना, प्ले स्टोर में जाइएगा, प्ले स्टोर तो सबके मोबाइल में होगा। प्ले स्टोर में जाकर के आप कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी लिखना है ना, एनसीईआरटी लिखिएगा, जो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा उस पर उसको क्या करना है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसको डाउनलोड करने के बाद उसी एप्लीकेशन से आप छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, है ना, आप हिंदी में, इंग्लिश में उसका आंसर भी वहाँ पर दे दिया गया है, सॉल्यूशन भी करवाया गया है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम जैसे करना है, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, मैथ का, सब चीज़ का बुक आपको वहाँ पर उपलब्ध है आपका। ठीक है, तो आप ऑनलाइन वहाँ से आप देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न है 22 नंबर की, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया था तब उसे किन क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग मिला? भाई साहब बताइए, है ना, नादिर शाह ने जब भारत में मुगलों के ऊपर आक्रमण किया तब उसको सहयोग कौन किया, है ना, ये पूछ रहा है आपका 22 का। तो इसको सहयोग किया था मराठा, सिख या जाट, किसने किया था दोस्तों? तो इसको सहयोग करने वाला था आपका मराठा, और कौन किया था? तो सिख किया था ना। 1 और 2 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जाट इसका सहयोग नहीं किया था, मराठा और सिख इसका सहयोग किया था। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर। 23 नंबर सवाल है कि नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार करना है आपको। कथन देखिए दिया गया है और कारण दिया गया है ना, तब आपको बताना है कि कथन सही है, कारण सही है, दोनों का अच्छा से किया गया है या नहीं किया गया है। कौन सा दोस्तों यहाँ पर सही होने वाला है? कथन है कि पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई, है ना। पेशवाओं की देख रेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। कारण है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। बताइए अब ये कथन कारण सही है, गलत है, क्या है? ऑप्शन देखिए नीचे आपको दिया गया है ना, ऑप्शन दिया गया, आंसर नहीं देखना है ना, आंसर नहीं देखना है।
कथन और कारण सही है। अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है? देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ, है ना, क्योंकि ये बहुत लंबा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन है कि पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। कारण है कि पेशवा मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर लेकर उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे। 23 का जो आपका आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा, है ना, कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। आपको सबका आंसर नीचे दे दिया गया है, आराम से इसको आप पढ़िएगा और जवाब देने का कोशिश करना है। 24 नंबर सवाल है कि नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है ना। कौन सा कथन वाला, देखिए कथन वाला प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछेगा, 100% पूछेगा, आप निश्चिंत रहिए, है ना, क्योंकि बीपीएससी थोड़ा सा आप लोग को हार्ड करने वाला है। बताइए दोस्तों, तो नीचे दिए गए कथन में से कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है ना। 24 प्रश्न है कि लोहार एवं बंजारे शिवाजी के समय मराठों की सेना के मुख्य आधार बन गए। दूसरा कथन है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवा के हाथों में रही थी। अब यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। तो 24 का दोस्तों केवल नंबर 2 सही है ना, केवल 2 आपका सही है, एक आपका गलत है ना, एक वाला आपका गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, केवल 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर। 25 भी देखिए इसी प्रकार का सवाल है ना। अब देखिए बहुत सारे लोग ये सवाल देख करके भाग जाएंगे। भाई साहब यहाँ तो आप भाग जाइएगा, एग्जाम हॉल में कहाँ भागिएगा, वहाँ भागने देगा आपको? नहीं, बंद करके रखेगा, रूम से बाहर भी नहीं निकलने देगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो इसीलिए इसको पढ़ लीजिए और देख लीजिए, ताकि हैबिट बना लीजिए, नहीं तो वहाँ पर कहाँ जाइएगा, है ना, माथा खुजलाइएगा बैठ करके। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक राजनीतिक संकट उत्पन्न हुए उसके मुख्य कारण क्या थे? तो 25 का आंसर क्या होगा? कथन है आपका पहला दिया गया है कि, अच्छा यहाँ पर तो ऑप्शन ही दिया गया ना, नहीं वो नीचे कूट दिया गया है, कौन सा यहाँ पर सही है ना, 1 2 4 1 2 3 कौन सा आपको सही है ये बताना है ना। तो इसी प्रकार का बीपीएससी भी आप लोग को उठा उठा के पटकेगा भाई साहब, ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा ताकि दिमाग चकरा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि औरंगजेब के बाद मुगल उत्तराधिकारियों के सामने जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ उसके मुख्य कारण क्या थे? तो पहला है कि औरंगजेब का दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय सहायता का बड़ी मात्रा में खर्च करना। दूसरा है कि प्रशासनिक कार्य कुशलता में कमी, जिसके कारण मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। तीसरा है कि सूबेदार का सैन्य प्रशासन एवं राजस्व कार्यालय में नियंत्रण का खत्म हो जाना। और आपका चौथा है कि विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले कृषक और जमींदारों के विद्रोह। तो कौन सा आपको यहाँ पर सही है प्रमुख, है ना, जो आर्थिक उत्पन्न हुआ था, आर्थिक संकट जो उत्पन्न हुआ था, 25 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है? देखिए तो यहाँ पर दोस्तों 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। इसको आपको थोड़ा सा याद कर लेना है ना, तब आपका ये काम बनने वाला है। तीसरा आपका गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 24 का। मैं चलता हूँ 25 था ना, है ना, 25 था ये, ठीक है, 25 नंबर था ना, हाँ ठीक है। 26 चलिए, राखी व्यवस्था का संबंध किससे है ना, मराठा से है, राजपूत से है, सिख से है या हैदराबाद के निजाम से है? तो राखी व्यवस्था का जो संबंध है दोस्तों ये आपका सिख से है। किससे है? सिख से है राखी व्यवस्था का संबंध। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 27 नंबर। 27 है कि जत्थों और मुसलों की संयुक्त सेनाएं क्या कहलाती थी? तो जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना कहते थे दोस्तों क्या इसको कहते थे दल खालसा। क्या कहते थे? दल खालसा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, और 28 नंबर भी सवाल यहाँ पर मिलाने वाला दिया है ना। ऐसा वाला जब सवाल देता है ना तो दिमागवा घूम जाता है कि नहीं। कह रहा है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात बने 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापक के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों, है ना, कौन सा यहाँ पर सुमेलित है?
तो 28 का आपका आंसर क्या होगा? हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ शाह, यानी कि हैदराबाद के संस्थापक, ये बिल्कुल सही है। बंगाल के संस्थापक कौन से? मुर्शिद कुली खां, ये भी ठीक है। अवध के संस्थापक अजीजुद्दीन, ये आपका गलत है। तो 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। सी आपका सही हो जाएगा। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ शाह किया था संस्थापक, बंगाल का मुर्शिद कुली खां किया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, और 29 नंबर प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद जिन 3 प्रमुख राज्य जैसे कि अवध, आपका बंगाल और हैदराबाद का उदय हुआ, है ना। जब मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ तो 3 राज्य यहाँ पर उभरे। कौन कौन? तो एक अवध, बंगाल और हैदराबाद। तो कह रहा है कि उन्हें राजस्व यानी कि कर वसूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी, है ना। टैक्स जो लेता था दोस्तों, वो कौन सी व्यवस्था था? जमींदारी था, या फिर इजादेदारी था, या फिर अस्थाई था आपका, या फिर आपका रैयतवाड़ी था। तो इन्होंने जो कर वसूला था, ये वसूला था आपका इजादेदारी, है ना, इजारेदारी, है ना, इजारेदारी व्यवस्था आपका। ठीक है, इजारेदारी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं आपका 30 नंबर। 30 नंबर है कि चौथ कर और सरदेशमुखी कर का संबंध किससे था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। चौथ और सरदेशमुखी कर जो लिया जाता था वो किसके द्वारा लेते थे? तो ये लेता था दोस्तों आपको मराठा, है ना। कौन लेता था? मराठा लेता था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है ना। 30 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर। और देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते हैं, और दोस्तों बहुत सारे लोग देखते हैं और निकल लेते हैं, पता नहीं हाथ पोंछते हुए, है ना। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं, कहीं चुपके से ढुक गए बाराती में, खाना खा कर निकल दिए। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग यहाँ भी हैं, आए, देखे, चुपके से हाथ पोंछते हुए निकल दिए पढ़ के। अरे भाई साहब, थोड़ा सा लाइक तो करते जाइए, थोड़ा सा अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आप ही लोग के लिए तो इतना मेहनत हो रहा है ना, है कि नहीं। और अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी आप जुड़ जाइए हमारे यहाँ। ठीक है, 78 57 82 43 10 ये हमारा व्हाट्सएप है, आप इस पर जुड़ जाइए। और यही हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, मात्र अभी 499 चार्ज है। 499 तो ऐसे ही आप जा करके उड़ा देते होंगे हवा में, है ना। और यहाँ जब रिजल्ट आपको 499 मिलने वाला है, जो आप नहीं जुड़ रहे हैं बताइए, है ना। तो जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको तैयारी हो जाएगी। तो 31 नंबर सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। यही फ़ोन पे गूगल पे भी है, जो लोग भी पे करेंगे इसी नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज देना है व्हाट्सएप पर, ताकि आपको ग्रुप में जोड़ा जा सके, है ना। और आपको सारे पीछे वाला मिल जाएगा। अब देखिए समय बर्बाद नहीं करना, अगर पढ़ना है, तैयारी करना है तो जुड़ जाइए, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है ना। आपके लिए 3 बार चांस दिया है सरकार, है ना। इस बार नहीं होगा तो अगला बार तो हो ही जाएगा, बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर सवाल कर रहा है कि नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया, है ना। तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने उत्तरी भारत पर 5 बार आक्रमण किया? 31 का क्या होगा दोस्तों? 31 का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए तो ये था आज का टेस्ट, कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो एक बस वही करते चलना है ना। और ये था आपका आज, देखिए क्लास 7 आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, है ना। क्लास 7 हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और क्लास 6 भी आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, और ज्योग्राफी में भी आपका 6 7 8 9 10 सब कंप्लीट हो गया, है ना। कल हिस्ट्री होगा आपका क्लास 8 वाला। ठीक है, कल जो हिस्ट्री हम करेंगे, क्लास 8 का हिस्ट्री कल आपका होने वाला है। ठीक है, और 8 का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 हम करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर करा दिए, अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 1 में तो 1 ही कराएंगे, अगर कम रहेगा तो 2 करा देंगे। ठीक है, चलिए तो एग्ज़ाम में आपको यहीं से एनसीईआरटी से ही सवाल पूछा जाएगा, और ये आप याद रखिए, एससीईआरटी एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करना है ना। क्योंकि बीपीएससी दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। कोई भी एग्ज़ाम हो दुनिया में, है ना, दुनिया नहीं कर सकते हैं, इंडिया में, है ना, तो एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करता है ना। तो ये आप एनसीईआरटी ही पूछेगा आपको ज़्यादा करके, चाहे 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सबके लिए। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है, ये आपका फ़ोन पे गूगल पे नंबर है, जो लोग को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। और आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। और फिर मिलते हैं कल भी 3 बजे से आपकी क्लास होगी, है ना। तो 3 बजे आप लोग को जुड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है 3 बजे से। और क्योंकि 3 बजे आप लोग को पूरा रिवीजन चलता है ना, समान अध्ययन अगर 3 बजे वाला करते हैं तो समान अध्ययन का आप एकदम
पारंगत हो जाइएगा, है कि नहीं। समान अध्ययन में आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और वहाँ पर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, करेंट अफेयर भी है ना, डेली 10 हम करेंट अफेयर भी करवा देंगे, ताकि करेंट अफेयर भी आपका धीरे धीरे करके सही हो जाएगा। और करेंट अफेयर भी आप लोग को 8-10 सवाल पूछेगा ही, है ना। तो आप लोग कम से कम पीछे 1 साल वाला करेंट जरूर देख लीजिएगा, है ना। कहीं से भी मिले या फिर मार्केट में जो स्पीडी का भी मिलता है आपका, है ना, पिछले 1 साल का आपका वार्षिकांक वाला, उसको आप पढ़ लीजिएगा। वहाँ से आपको 10 में से 5 तो लड़ ही जाएगा, है ना, कम से कम 5 लड़िए जाएगा। तो बस उतना आप पढ़ लीजिएगा पिछले 1 साल वाला, है ना। तो जून 2022 से जून 2023 तक, या जुलाई 2022 से या जुलाई 2023 तक, है ना। जून जुलाई 2022 से जून जुलाई 2023 तक आप लोग को पढ़ लेना है, उससे ज़्यादा करेंट नहीं पूछेगा। अगर एक आगो पूछ भी दिया इधर उधर से तो छोड़ देना है, और क्या करना है ना। छूटेगा तो सबके लिए छूटेगा, ठीक है। तो करेंट अफेयर भी आप लोग को कल करवाते हैं डेली डेली, ठीक है, ताकि करेंट अफेयर भी धीरे धीरे करके करवा दिया जाए, ठीक है दोस्तों। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अपनी तैयारी पर फोकस करिए, है ना। इधर उधर मत ध्यान दीजिए, है ना। अभी इधर उधर गप सड़क का, है ना, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, है ना। क्योंकि ये अगर मौका हाथ से निकल गया तो भाई साहब फिर 5 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना। क्योंकि चुनाव आता है तभी सरकार जागती है, ऐसे सरकार सोते रहती है, ठीक है जी। चलिए तो फिर इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम कल। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।